बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आपको हिंदी के अंतर्गत सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर का अध्यापन कार्य आपको करवा रही हूँ। आपका जो फर्स्ट पेपर है, इसमें रीतिकालीन काव्य से संबंधित टॉपिक्स आपको समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। रीतिकाल की सामान्य जानकारी और उसके नामकरण के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पूर्व की व्याख्यानों में। आज आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियों अर्थात उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। नामकरण और उसके विवाद और उनकी सार्थकता से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो आज हम इसके प्रतिपाद्य, इसकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आपको मैंने बताया था कि रीतिकाल हिंदी साहित्य का तीसरा कालखंड है, जिसकी कालावधि 200 वर्षों तक ठहरती है, संवत 1700 से संवत 1900 तक। ये 200 वर्षों की कालखंड काव्यधारा है या 200 वर्षों का ये युग है। इस युग की कविता को रीति कविता का नाम दिया गया है। रीतिकाल की कविता है, इसके प्रतिपाद्य के विषय दो थे: काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन और सामंती जीवन का चित्रण। इस युग के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। वे अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे, वे राजे चाहे छोटे हों बड़े हों, और उन आश्रयदाताओं की चाटुकारिता में, उनकी झूठी सच्ची प्रशंसाओं में, उनकी दानशीलता की प्रशंसा, उनकी वीरता की प्रशंसा में वो कविताएं लिखा करते थे। किसी अच्छे आश्रयदाता की खोज उस युग की प्रमुख समस्या थी। यद्यपि भूषण को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भूषण छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के सानिध्य में रहे थे। तो इस युग की कविता है वो श्रृंगार, दरबार, रीति, नारी सौंदर्य, इनके इर्द गिर्द अपना ताना बाना बुनती है। आज आपको संक्षिप्त में उन्हीं प्रवृत्तियों और विशेषताओं को बताती हूँ। सबसे पहले इसकी विशेषता है कि आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। रीतिकाल का जो कवि है वो कवि होने के साथ साथ कवि, शिक्षक और आचार्य बनने का भी प्रयत्न करता है। यहाँ पर कवि शिक्षक शब्द से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि उस युग का कवि कविता कैसे की जाती है, कविता के लिए उपयुक्त विषय कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से छंद का प्रयोग किया जाए, किस प्रकार के अलंकार कहाँ प्रयुक्त किए जाएं, इन सब की जानकारी जन सामान्य को या दूसरे जनों को देने का जो कार्य किया करते थे, इसकी शिक्षा देने के लिए जो वो पुस्तक लिखते थे, लक्षण ग्रंथ लिखते थे और उनके उदाहरण प्रस्तुत करते थे, ऐसे कवियों को कवि शिक्षक या आचार्य कवि किया कहा गया। और कवि अपने आप को कवि आचार्य बनने में बड़े मान सम्मान की बात समझा करते थे। तो जो इस युग का कवि है वो संस्कृत काव्य शास्त्रों का अनुशीलन करता है, उनका उदाहरण प्रस्तुत करता है, उनके आधार पर ग्रंथों की रचना करता है, अलंकार, रस से, छंद से संबंधित आदि रचनाएं लिखता है। यद्यपि उसमें मौलिक उद्भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। मौलिकता के नाम पर केवल नए भेदों के नामकरण ही दिखाई देते हैं, जैसे केशवदास ने किया। श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो भेद कर दिए, किंतु काव्यशास्त्र इस साहित्य का आवरण मात्र है, मुख्य विषय नहीं है। विद्यार्थियों, इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्ति है आचार्यत्व के बाद में वो है श्रृंगारिकता। श्रृंगार के आधिक्य के कारण ही इस युग के जो हमने नामों की बात की थी उसमें इस युग को श्रृंगार काल तक कहने की के विद्वानों ने रुचि दिखाई थी या सुझाव दिया था। इस युग का साहित्य वो श्रृंगार की प्रधानता है। यद्यपि श्रृंगार रसराज है, सर्वत्र साहित्य में विद्यमान रहता है, लेकिन इस युग का कवि है वो श्रृंगार और से इतर नहीं जा सका। श्रृंगार के भावों ने उस काल के धार्मिक साहित्य तक को प्रभावित कर दिया था। इससे ठीक पहले की जो कविता थी वो भक्ति काल था और भक्ति परक रचनाएं थी।
भक्ति काल के जो नायक नायिका थे, राधा, कृष्ण, राम, सीता, यद्यपि कृष्ण की भक्ति में तो माधुर्य का समावेश है, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी भक्ति में प्रेम लीलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, किंतु रीतिकाल का कवि राम की भक्ति में भी माधुर्य देखता है और कृष्ण के समान राम की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाने लगा। रीतिकाल की इस श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति में कहीं कहीं अश्लीलता के घोर श्रृंगारिक चित्र भी वहां उपस्थित दिखाई देते हैं। भिखारी दास ने तो कहा ही है कि आगे के सुकवि रिझे तो कविताई न तो राधिका सुमिरन को बहानो है, अर्थात राधा कृष्ण को लेकर के जो कविताएं लिखी गई, रीझ गया तो ठीक है, नहीं वो भक्ति का मार्ग भी उसमें ढूंढ लेते हैं। कृष्ण भक्ति के नाम पे तो घोर कविताएं हुई हैं। कृष्ण जो आराध्य हुआ करते थे भक्ति काल तक, वो साधारण राधा और कृष्ण साधारण नायक नायिकाएं हो गए और उनमें चरम श्रृंगारिकता का समावेश हो जाता है। विद्यार्थियों, इस युग की जो प्रवृत्ति थी वो सामंती अभिरुचियों में थी। ये काल सामंती अभिरुचि का काल है, अर्थात सामंती से तात्पर्य की कविता है वो राजे रजवाड़ों में या दरबारों में या सामंतों में ही पल रही। कहने वाला कवि है वो राज दरबारी कवि है और सुनने वाला है वो एक राजा है, सामंत है। तो वहाँ इन दोनों के बीच में साधारण समाज अनुपस्थित है और इसी जो कवि है वो दरबार में स्थान प्राप्त करने के लिए अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुकूल ही साहित्य रचता है। वास्तव में रीतिकालीन साहित्य में पतित सामंतिकालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता है। तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है कि तुलसीदास सीता के प्रति राम का प्रेम राम को कर्तव्य मार्ग में आगे बढ़ाता है, जबकि रीतिकालीन कवि का नायक अंतःपुर में संयोग और वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। वास्तव में उनके प्रेम के पीछे विलास अधिक है, प्रेम भाव कम है। उनके प्रेम का सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। वहाँ प्रेम की प्रमुख प्रेरणा परकीय नायिका है, स्वकीय नहीं, पत्नी नहीं। नारी की स्थिति या नारी सौंदर्य का चित्रण अगली प्रवृत्ति है इस युग की। श्रृंगार रीतिकालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नारी यहाँ पर मानवी नहीं होकर के एक देह मात्र या एक भोग्य मात्र है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ लिखा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी को कोई व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं माना है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र माना है। देव ने कहा है, कौन गने पुरवन नगर कामिनी एके रीति, देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति। इससे इतना तो स्पष्ट है कि नारी की विशेषता उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, वह केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र है, विलास मात्र का साधन है और उसके देह, उसके सौंदर्य आदि को लेकर के, उसके हास विलास को लेकर के अनेकानेक प्रकार की कविताएं, चमत्कारपूर्ण कविताएं इस युग के कवि ने रच दी है। श्रृंगार काल में नायिका भेद निरूपण में भी कवि सर्वत्र रूपवती नायिका का ही वर्णन करता है। उदाहरण देखिए, मानो रची छवि मूर्ति मोहनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। कहने का तात्पर्य है कि श्रृंगार काल में सौंदर्य में स्त्री विलास का साधन मात्र है, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष नारी के मधुर अंचल में छाया पाकर अपने दुखों को और अपने पराभवों को भूल जाना चाहता है। विलास की साधन नारी के रूप सौंदर्य के प्रति कवि की आसक्ति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रुग्ण भावना का द्योतक माना है। इस युग में नैतिक आदर्शों की अनुभूति होने के कारण श्रृंगार काल में काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छंदता थी। आध्यात्मिक आवरण में ही श्रृंगारिक कविता नहीं होती, अपितु स्वतंत्र भी होती थी। कवि लोग राजाओं की कुत्सित प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए
नग्न श्रृंगार का चित्रण भी किया करते थे। इनके प्रेम में तीव्रता और रसिकता के स्थान पर केवल तरलता है। रीतिबद्ध जो कवि हैं उनमें देव, मतीराम रसिक ही नहीं थे, प्रेमी थे, लेकिन यहाँ पर जो सौंदर्य है वो स्थूल और बाह्य सौंदर्य है। इनके काव्य में मन के सूक्ष्म सौंदर्य का और आत्मा के सात्विक सौंदर्य का तो प्राय बिल्कुल ही अभाव है। महाकवियों की पकड़ गहरी नहीं है। एक और बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवियों की निगाह सौंदर्य के बारीक संकेतों को पकड़ सकती थी। दूसरी ओर मतीराम, देव, पद्माकर जैसे रीति सिद्ध कवियों के कवि रूप सौंदर्य का वर्णन करने में पूर्ण रूप से रमते थे। स्त्रियों नायिका के कटाक्ष, उसकी चंचलता का इतना सुंदर वर्णन तो विद्यापति को छोड़ करके और कहीं नहीं हुआ जितना कि रीतिकाल में हुआ है। विद्यार्थियों, अगली इस युग की प्रवृत्ति या विशेषता है कि यहाँ पे भक्ति, वैराग्य, नीति का भी संयोग हुआ है। रीतिकाल में श्रृंगार के विशद विवेचन के साथ साथ भक्ति और वैराग्य संबंधी भावनाएं भी अभिव्यक्त हुई हैं। भक्ति का जो स्वरूप हमें भक्ति काल के संत कवियों में देखने को मिलता है वो यहाँ पूर्ण रूप से अनुपस्थित है, लेकिन जो अतिशय श्रृंगारिकता से उनका मन कभी ऊब जाता होगा तो वो धर्म और भक्ति की और पुनः लौट जाने को करता होगा, और उसी की अभिव्यक्ति कहीं कहीं इनके काव्य में दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र तो रीतिकालीन भक्ति के संबंध में कहते हैं, रीतिकालीन भक्ति एक ओर सामाजिक कवच है, दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि जो इनकी रक्षा करती थी। वास्तव में अतिशय श्रृंगारिकता और भोग में लिप्त कवियों के लिए भक्ति भावना जीवन को आश्वस्त करने की एक संबल थी, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। इसीलिए अवसर पाने पर हरि या राधा को याद कर लिया करते थे। भिखारी दास के लिए तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, उन्होंने लिखा है कि आगे के सुकवि रिझे तो कविताई है, न तो राधिका काना सुमिरन को बहानो है। रीतिकाल में जो प्रकृति का वर्णन किया गया है वो यहाँ उद्दीपन रूप में है। प्रकृति रीति काव्य को यदि हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रीति स्वतंत्र रूप में या आलम्बन रूप में न आकर के वो एक उद्दीपन के रूप में ही आती है, एक उत्प्रेरक के रूप में ही आती है। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप ही अधिक विशद रूप से चित्रित हुआ है। षड्मासा, 12 मासा आदि वर्णन को यहाँ विस्तार दिया गया है। संयोग काल में प्रकृति सुखद प्रतीत होती है तो वियोग काल में वही प्रकृति दाह देती है, दग्ध करती है, विरह अग्नि को तीव्र करती है। निरपेक्ष ऋतु वर्णन यहाँ पर प्राय कम ही दिखाई देता है। यूँ खोजने पर तो उसके भी चित्र मिल जाएंगे। जैसे इसमें सेनापति का उदाहरण लिया जा सकता है कि सेनापति ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से और सुंदर रूप से वर्णन किया है। विद्यार्थियों, इस युग की अगली विशेषता है आश्रयदाता की प्रशंसा। आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि रीतिकाल का जो कवि है वो किसी न किसी राजा या सामंत के आश्रय में रहता है, तो ये उसका प्रथम दायित्व हो जाता था कि वो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करे, चाहे वो आश्रयदाता उसके लिए उपयुक्त पात्र हो या न हो, उतना प्रतिभाशाली हो या न हो। राजश्री की छाया में काव्य सर्जना करने वाला कवि अपने आश्रयदाता की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे और उनके बदले में उनको सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। एक तरह से रीतिकाल की कविता आजीविका का साधन थी, रोजी रोटी का साधन थी। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कवि चमत्कारपूर्ण उक्तियां खोजने की जुगाड़ में लगा रहता था और उसके लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता था। कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को ही सर्वोपरि महत्व दिया है। अधिकांश कवियों ने अपनी कला को सामंती दरबार में ही रखा है। उन्होंने धन और यश दोनों प्राप्त किए, अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर नहीं लिखा, अपितु अपने आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए लिखा। इसीलिए
इनके कवि कर्म को हे दृष्टि से भी नहीं देखा जाना चाहिए। ये आर्थिक पराभव का युग था। यदि कवियों ने आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए कवि कर्म को दूषित भी किया तो वे क्षमा के पात्र हैं। भक्ति काल का कवि कह सकता था, संतन को कहाँ सीकरी से काम, और वो राज्याश्रय को या राज्य निमंत्रण को ठुकरा देने का नैतिक साहस रखते थे। लेकिन पतनशील संस्कृति में सांस लेने वाला रीतिकाल का कवि है, उसके लिए संभव नहीं था। अब हम बात करते हैं कि रीति कविता की शैली कैसी थी। तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों की ये मुक्तक शैली में रचा गया काव्य है। रीतिकाल का कवि दरबार में रहने वाला कवि है और दरबार में रह करके वो अपना स्थान बनाए रखता है, चमत्कारपूर्ण उक्तियां कहता है। तो वहाँ प्रबंध के लिखने के लिए जिस अवकाश और प्रतिभा और समय की आवश्यकता थी वो यहाँ पूर्ण रूप से अनुपस्थित था। यहाँ तो होड़ लगी हुई थी कि कौन अधिक से अधिक चमत्कारपूर्ण या अलंकारों से लदी हुई कविता रच सकता है, इसलिए यहाँ प्रबंध की रचना हुई भी, लेकिन वो प्रभावहीन सी है। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को ही अपनाया। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों ने बहुत पहले ही कवित्व, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा था। और दूसरा, राज दरबार की मुक्तक परंपरा को भी इन्होंने अपना लिया था। घनानंद, देव आदि कवियों ने विभिन्न छंदों के माध्यम से अपनी काव्य रचना को प्रौढ़ता पर पहुंचाया और उनकी रसमयी अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष भी देखने को मिलता है, लेकिन वो मुक्त छंद में ही होता है। भाषा का सौंदर्य, माधुर्य और सहज स्वर घनाक्षरी, कवित्व, सवैया और दोहे छंदों में देखने को मिलता है। इसलिए मुक्तक शैली का अपूर्व विकास इस युग में हुआ है। बिहारी तो शब्द लाघव के कारण गागर में सागर भरने के लिए सिद्धहस्त है, प्रसिद्ध है। अब देखते हैं कि इस युग की काव्य भाषा का माध्यम क्या था, किस भाषा में लिखी गई। तो विद्यार्थियों, ये ब्रज भाषा के चरम उत्कर्ष का युग है। भक्ति काल में भी यदि काव्य रचना ब्रज और अवधि दोनों भाषा में हुई, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को जो सौष्ठव दिया, अवधि की अपेक्षा ब्रज को ही अधिक व्यापक रूप से अपनाया। रीतिकाल का लेकिन जो कवि है वो ब्रज भाषा को स्वीकार करता है, पूर्ण रूप से ब्रज भाषा एक छत्र रूप से राज करती है। इसके लिए ब्रज भाषा की प्रांजल और उसकी मधुर प्रकृति है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमल कांत पदावली की आवश्यकता होती है और वो ब्रज भाषा में विद्यमान है। मधुर और श्रृंगार और चित्त भाषा को बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। जैसे श्रावण को सावन, भाद्र को भादो, चंद्र को चंद, श्रृंगार को सिंगार, कृष्ण काने बन गए। विकासशील और व्यापक काव्य भाषा होने के कारण ब्रज भाषा में राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं के कोमल एवं व्यंजक शब्दों को उन्होंने अपनाया ब्रज भाषा ने, और उसकी अपनी अभिव्यंजना सामर्थ्य को बढ़ाया। ब्रज भाषा का परिष्कृत, परिमार्जित और प्रौढ़ रूप हमें रीतिकाल में ही दिखाई देता है। शब्द का समुचित प्रयोग, नाद सौंदर्य, अर्थ, चमत्कार रीतिकाल की ब्रज भाषा की सामान्य विशेषता रही है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में उनके काव्य को देखने से पता चलता है कि वे शब्द सिद्ध कवि हैं। इनके एक एक शब्द में मणि माणिक्य के समान चमक और आभा है। तो रीतिकालीन कवियों ने अपनी प्रतिभा से ब्रज भाषा को मांझा, संवारा, परिमार्जित किया और चरम उत्कर्ष पे पहुंचाया। तो विद्यार्थियों, ये है रीतिकालीन कविता की सामान्य प्रवृत्तियां। अब हम आगे के वीडियो में रीतिकालीन कविता को जिन 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है उस पर संक्षेप में विचार करेंगे।